अच्छी न्यूज़ के बारे में तो पहले ही जान चुके होंगे कि जो प्रैक्टिकल की डेट है वो आ चुकी है और जो हमारे एग्ज़ाम अभी होने वाले थे इन्हें क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये हो सकता है 10 अगस्त के आसपास हो। तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि अगर आपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते, प्रैक्टिकल की डेट कब से है, प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल कैसे होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो में मैंने सभी जानकारी अच्छे से दी रखी है। तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता था कि हम अप्लाइड फिजिक्स के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों इसके लिए हमारा आज है पार्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स एंड अल्ट्रासोनिक्स। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आज ध्वनि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनके बारे में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अल्ट्रासोनिक्स वेव्स जो दोस्तों सबसे अच्छी वेव्स होती हैं, सबसे ज़्यादा गति से चलने वाली वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं हमारी, तो उसके बारे में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु और ये है हमारा प्यारा सा चैनल SC स्क्वायर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, जी हाँ सबसे पहले पाने के लिए प्रेस जरूर कर दीजिएगा क्या, बेल आइकन को। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए। पसंद तो वैसे आएगी, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और आपको पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के लेक्चर को। तो दोस्तों पढ़ते हैं हमारे पहले, हमको स्क्रीन पर दिख रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल, यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ध्वनि नहीं चल सकती है। तो दोस्तों जो हमको पता है कि जो साउंड है, साउंड सबसे ज्यादा किस में चलेगी, साउंड सबसे ज्यादा किस में चलेगी। तो दोस्तों हमको पता है कि साउंड सबसे ज्यादा जो है सॉलिड में चलती है क्योंकि सॉलिड कठोर होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, ध्वनि सबसे ज्यादा चलती है क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है और ये क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। सॉलिड मतलब अणु क्या होते हैं, बहुत पास 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 होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर, गैसेस में और ज्यादा दूर, और वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल्स होते नहीं क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये क्या है, वैक्यूम है ना, इसमें कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमको पता है कि ध्वनि सबसे ज्यादा क्या है, सॉलिड में जाती है। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये वैक्यूम है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सॉलिड में गति होती है और इसकी लगभग 5130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सॉलिड में चलता है। इसके अलावा बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड में 1483, जी हाँ 1483 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। इसके अलावा गैस में बात करें तो गैस में 332 या बात करें 334 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बात करता है। तो दोस्तों हमको ये भी पता है कि जो साउंड चलता है, जहां पर साउंड ट्रैवल करता है वहां पर कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, ठीक है। एयर है, ये कोई भी मीडियम होना चाहिए, लेकिन वैक्यूम क्या होता है, हमारा स्पेस यानी अंतरिक्ष, कोई मीडियम नहीं होता वहां पे, इसलिए साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकता। दोस्तों वैक्यूम में। हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर की। अगर आ गया कि ध्वनि किस में नहीं चल सकती तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा पदार्थ है या वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम मतलब स्पेस। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हिंदी में मैं नहीं लिख पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ साउंड वेव नोन एज टाइम टेकन बाय, यानी ध्वनि तरंगों में एक निश्चित बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार जो है संकुचन या रेयर फोर्स द्वारा लिया गया समय। तो दोस्तों हमको पता है कि कोई भी दो वेव चल रही हैं तो उनके बीच में जो टाइम टेकन होता है, जो टाइम लिया गया होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो दोस्तों ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, आवर्तकाल की बात कर रहे हैं कि दो जो फिक्स्ड पॉइंट से वेव गई थी उनके बीच का जो समय लिया गया था कितना है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में सब कुछ बताया है, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड और इसके पहले चैप्टर से रिलेटेड जो है समझ लीजिए इसी का पार्ट ही है जो हमारा अगला एमसीक्यू है। अगर आपने एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं जानते हैं तो एम्पलीट्यूड के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो के तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी पूरी वीडियोस दी गई हैं,
उससे भी जान सकते हैं। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड हमारा था क्या कि अधिकतम विस्थापन, ठीक है, यानी कोई हमारा क्या था, हार्मोनिक जो था हमारा दोलन था, उसके द्वारा जो अधिकतम विस्थापन था वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता था कोई भी पार्टिकल द्वारा। लेकिन यहाँ पे टाइम टेकन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। जी हाँ दोस्तों, टाइम पीरियड। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ द साउंड, यानी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच में क्या संबंध है। तो दोस्तों ध्वनि तरंग की आवृत्ति हमको पता है कि जो पिच होती है हमारी पतली आवाज़, जैसे फीमेल्स वगैरह में होती है, फीमेल के लिए जो होती है पिच, ठीक है। वहीं लाउडनेस की बात करें तो जो मेल्स होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है, लाउडनेस, उनकी आवाज़ में लाउडनेस होता है यानी भारीपन होता है, तो मेल्स की, ठीक है। हम बता दें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी पिच क्या होती है, जैसे फीमेल की जो होती है फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच में क्या संबंध है कि अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, यानी हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, नॉट डिपेंडेंट नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्पीड में थोड़ा करेंगे नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी इनमें से कौन सा स्पीड ऑफ द साउंड की बात करते हैं। तो दोस्तों स्पीड ऑफ द साउंड हमको पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, हमको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों हमको पता है कि जो स्पीड होती है साउंड की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी जो लैम्डा हो जाएगी तरंग दैर्घ्य, और टाइम हमारा हो जाएगा टी, आवर्तकाल टाइम पीरियड, और स्पीड की बात करें तो ये हमारा v हो जाएगा, ये एस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमको पता है कि जो क्या होती है यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी, हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/t है, इसकी जगह पे हम लैम्डा लिख सकते हैं, हम n लैम्डा। तो हमको ये पता है कि ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, हमारा वेवलेंथ है, यानी हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कौन ध्वनि तरंग की गति को दर्शाता है, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ अ साउंड, ध्वनि की गति पर तापमान में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमको पता है कि जब भी तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि वायु में जो ध्वनि की गति होती है ये भी बढ़ती जाती है। अभी हम बात कर रहे थे तापमान का मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड में अगर ध्वनि ट्रेवल कर रही है तो इसके क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, और एक्टिव हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल दोस्तों जैसे ही और एक्टिव होंगे तो हमारी क्या होगी, जो वेव की स्पीड होगी यानी जो स्पीड ऑफ द साउंड होगा ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, ए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड नोन एज, कान की ध्वनि को ध्वनि की प्रतिक्रिया के रूप में कहा जाता है। तो दोस्तों आपने अगर इनकी डिफिनेशंस पढ़ी होगी तो इन डिफिनेशन में साफ साफ लिखा होगा कि जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड नोन एज, देन राइट आंसर इज लाउडनेस। लाउडनेस ये हमारा होता है जो कान की ध्वनि को ध्वनि की प्रतिक्रिया के रूप में कहा जाता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लाउडनेस। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड, व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड, यानी जब किसी वस्तु की जो गति होती है ध्वनि की गति से भी अधिक होती है तो वो क्या होती है, हमारी सुपरसोनिक स्पीड होती है। नाम से ही पता चला सुपरसोनिक, ऐसी मतलब सुपरसोनिक स्पीड हमारी क्या होती है, ऐसी स्पीड होती है जो हमारी ध्वनि की गति से भी तेज हो जाती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सुपरसोनिक स्पीड इज द जब किसी वस्तु की गति क्या होती है, ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है। बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो
तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो साउंड की स्पीड है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर आप देख रहे हैं 343.46 डिग्री सेल्सियस, उसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस पर 331.50 डिग्री है, और जितना माइनस पे जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा, यानी जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ही ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होता जाएगा। दोस्तों वायु की गति होती है, ये क्या होती है हमारी 331 मीटर पर सेकेंड, या इसके अलावा कहीं कहीं 332 मीटर पर सेकेंड भी होती है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में हमारा दिया था 331 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा ध्वनि की क्या होती है, ध्वनि की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स विल साउंड ट्रेवल विद ग्रेटर स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमें अभी हमने पता किया था कि जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि सॉलिड में जो होता है, ये सॉलिड है हमारा, ये गैस है, और ये हमारा क्या है, लिक्विड है। तो दोस्तों लिक्विड में यहाँ पे ऑप्शन दिए वाटर, ठीक है, गैस में हाइड्रोजन, इसके अलावा सॉलिड में एल्यूमिनियम। तो दोस्तों हमको सभी पता था कि ध्वनि किस में तेज होगी, अभी हमने बताया था कि सॉलिड में, रीजन पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अगर आपको फिर से जाना है तो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें पता था कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं सॉलिड में, और इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहते हैं, इसमें ज़्यादा दूर रहते हैं, इसमें ज़्यादा दूर रहते हैं, इसमें थोड़ा दूर रहते हैं। तो दोस्तों मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इनके में क्या होता है, जैसे ही इसमें साउंड होती है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड की स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, एल्यूमिनियम, यानी हमारा सॉलिड यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि if the value of the sound intensity I is 100 times of the threshold hearing I0, the loudness of sound will be, यानी हमको क्या दिया गया है, हमको दिया है साउंड इंटेंसिटी दी गई है कि कितनी है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड हियरिंग की, थ्रेशोल्ड ऑडिएबल साउंड की क्या है, 1000 गुना, यानी जो है ये क्या है 100 गुना है, 100 टाइम्स है। दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है, लाउडनेस। तो दोस्तों लाउडनेस बराबर हमको फार्मूला पता है, लाउडनेस बराबर क्या होता है कि 10 log बेस में 10 I/I0। तो दोस्तों I की जगह पे हम अगर ये रख दें तो यहाँ से लाउडनेस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 log बेस में 10 I = I0 × 100/I0 I0 कैंसिल। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 log 10 100 को 10 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, 10 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगी, तो 2 × 10 और log 10 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी हमारा राइट आंसर है 20 डेसिबल। तो दोस्तों हमको पता है कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है इसे डेसिबल में डिनोट करते हैं, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी की का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमको पता है कि क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ से वाट को हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और मीटर स्क्वायर हमारा मीटर स्क्वायर रहेगा। अब हमको पता है जूल किसके मात्रक होता है, कार्य का। दोस्तों कार्य का जो विमा होती है क्या होती है, mL2T-2। इसके अलावा बात करें सेकंड की तो सेकंड की हो गई T, इसके अलावा मीटर स्क्वायर की तो मीटर स्क्वायर की L2। यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो L2 0 हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा M1L0 T-3, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, M1L0 T की विमा जो हो जाएगी 3। हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेबाइन्स फार्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेबाइन्स व्हाट विल बी रिवर्बरेशन टाइम ऑफ अ पार्टिकल इन रूम, किसी भी कमरे में जो होता है अनुरणन काल क्या होता है सेबाइन के अनुसार। दोस्तों बात करते हैं अनुरणन काल क्या होता है। दोस्तों अगर आप कोई बंद कमरे में, कोई आपका क्या है यहाँ पे बंद कमरा है, क्लोज रूम है दोस्तों, आप बंद कमरे में, तो कभी आपने सुना होगा कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि वो जो साउंड हो रहा होता है वो कुछ देर तक सुनाई देता है। जैसे हमने कुछ बोला तो वो साउंड क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन जो होता है थोड़ी देर तक होने लगती है, ठीक है। दोस्तों ध्वनि बंद कर देने के बाद भी, यानी हम साउंड बंद कर दें उसके बाद थोड़ी देर तक जो वाइब्रेशन होती है
इस समय को ही क्या कहते हैं, इस चीज को ही, इस घटना को ही हम कहते हैं अनुरणन। यानी कोई भी ध्वनि है उसको हम बंद कर दे, वो हमें थोड़ी देर तक और सुनाई देती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। और जितनी देर तक ये साउंड हमें सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। इसी विषय पर क्या होता है, सबसे पहले वेलेस क्लीमेंट सैबाइन, जो सैबाइन है हमारे, इनका पूरा नाम था वेलेस क्लीमेंट सैबाइन। ये क्या थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो किसी कमरे में जो ये चीज़ है क्या, जो ये टाइम पीरियड इसमें लग रहा है, ध्वनि वाइब्रेट होने में इतना समय क्यों ले रहे, इस पर अध्ययन किया। और इन्होंने बहुत सारे तरीके के रूम और सेमिनार वगैरह और सिनेमा हॉल में प्रयोग किया और इसके बेस पर बताया कि जो अनुकरण काल होता है इसे टी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है, जो ये कमरा है, कमरे में जो आयतन होता है इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कमरे में के जो आयतन है इसके समानुपाती होता है। इसे मीटर क्यूब से प्रेजेंट करते हैं, यानी मीटर क्यूब में आयतन तो मीटर क्यूब में निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं जो कमरे में जितना भी साउंड जो है, कमरे में बहुत सारी चीज़ें होंगी और वॉल भी, अगर हम यहाँ से साउंड वेव जा रही हैं तो टकरा के आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो होगी साउंड वेव क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। दोस्तों कमरे में जो साउंड जो ऑब्जर्व हो रहा है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इन दोनों इक्वेशन को मिलाने पर इन्होंने बताया कि ये क्या हो जाएगा, V/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू लगा दी जिसे कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों बहुत प्रयोगों के बाद इन्होंने, बहुत अध्ययन के बाद इन्होंने देखा कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी सब जगह क्या है, वैल्यू इक्वल आ रही है। वो वैल्यू क्या थी दोस्तों हमारी, T = 0.165 V/A, इसे सेकंड में लिखते थे। तो दोस्तों ये हमारी राइट वैल्यू थी। इसे ही क्या कहते हैं, सैबाइन का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सैबाइन का समीकरण। दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही सैबाइन का समीकरण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, व्हाट इज सैबाइन्स लॉ। लोग चूक जाते हैं लेकिन बता नहीं पाते सैबाइन्स लॉ होता है, कहते हैं सब लोग रट के चले जाते ही होता है। दोस्तों सैबाइन्स लॉ सिंपली ये होता था। ठीक है, इस पे क्या है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसको लगाने का। ये ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आई है, इस डिफ्रेंशिएशन वगैरह होता है, वो हमें जानने से पहले हमने एक क्या होता है शॉर्ट नोट में समझना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा सैबाइन्स लॉ होता है ये आखिरकार होता क्या है। दोस्तों इसके लिए हमको पता चल गया कि जो सैबाइन्स लॉ होता है ये होता है T = 0.165 × V/A सेकेंड में। दोस्तों यहाँ से हमको राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा सैबाइन समीकरण, सैबाइन्स लॉ। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सैबाइन समीकरण कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में दोस्तों ये आता है। पढ़ते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What should be the minimum distance between listener and the reflecting plane to hear the echo? तो दोस्तों क्या होती है सबसे कम सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक तल के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि ये इको होता क्या है, इको कहाँ होता है। तो दोस्तों इको कहाँ होता है, ऐसी खुली जगह जैसे पहाड़ वगैरह हो तो वहाँ पे इको होता है। इको क्या होता है, हम कुछ बोल देते हैं वो चीज़ हमको 2-3 बार रिवर्स होकर सुनाई देती है, यही होता है इको। मान लेते हैं हमारे सामने क्या है, कोई वॉल है, कोई वॉल है। ठीक है, चारों तरफ और कुछ नहीं है, सामने वॉल है, हम यहाँ से खड़े हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ बोला तो ध्वनि जाके टकराई और टकरा के वापस आ गई। ठीक है, मान लेते हैं ये जो इतनी डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, डी है। क्या है हमारी, डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, कम से कम कितनी दूरी पे हो। तो दोस्तों इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि जो वेव स्पीड होती है साउंड की, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रोक ले तो हमारा क्या हो जाएगा, V × T हो जाएगा। यहाँ पे साउंड ने कितना दूरी तय किया, तो पहले साउंड गया फिर वापस आया, यानी 2D। ठीक है, इसके अलावा इसमें टाइम टेकन कितना होता है दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो इको होता है, इको का सबसे कम टाइम जो होता है 0.1 होता है, एटलीस्ट 0.1। ये 0.1 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 0.1 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 0.1 होगा। ठीक है, और हमको पता है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम 20 डिग्री सेल्सियस पर ही मानते हैं कि एट 22 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी क्या होती है, ध्वनि की चाल होती है, यानी स्पीड ऑफ वेव होती है, क्या होती है, 340 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी कांस्टेंट होती है, अप्रॉक्सीमेट 344 होती है। तो हम यहाँ से अगर फाइंड करें तो 2D = 344
इंटू 0.1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 34.4/2, देन यहाँ पे हो जाएगा 17.2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.2। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इसके 17 मीटर के आ गया, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 70 मीटर। यानी अगर हम किसी भी जगह पे खड़े हैं तो मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए कितनी होनी चाहिए 17.2 मीटर। अगर हम इससे नज़दीक जाते हैं तो हमें कई कंडीशन पे सुन भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि नहीं सुनाई देगा, इको नहीं सुनाई देगी। इको सुनने के लिए कम से कम मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर होनी चाहिए, और हमारे सामने ही सरफेस होनी चाहिए जो ध्वनि टकराए और टकरा के सीधे आ जाए, ठीक है। और कुछ भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए साथ में। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन विच सब्सटेंस रिवर्बरेशन डिपेंड्स ऑन। दोस्तों अभी हमने पढ़ा रिवर्बरेशन बराबर क्या होता है, रिवर्बरेशन बराबर होता है 0.165 V/A। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके आयतन पे, यानी जो सरफेस होगी उसके आयतन पे, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया पे ये क्या हमारा एब्जॉर्बेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये इक्वल टू होता है सिग्मा ए, जहाँ पे ये क्या है हमारा, ये एब्जॉर्बेशन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेशन हमारा क्या है, जो एब्जॉर्ब हो रही है साउंड उसका जो है एरिया है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं सिंपल सा, अगर कोई भी साउंड वेव चल रही है तो उसकी इंटेंसिटी पर तो डिपेंड ही करेगा। इसके अलावा सरफेस जितना हार्ड होगा उतनी ज़्यादा ध्वनि क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। और सरफेस पे इसका मतलब डिपेंड कर रहा है, सरफेस पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेशन पे अभी मैंने बताया डिपेंड कर रहा है, यानी क्या होगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ यू वांट टू रिड्यूस और कंट्रोल द वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन टाइम इन सेमिनार। तो दोस्तों जो बड़े बड़े क्या होते हैं, स्टूडियो वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसे जो फिल्म शूट की जाती है, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि हम जो भी बोलते हैं तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती और हमारी आवाज़ क्या होती है, एकदम क्लियर आती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडियो कैसे तैयार किया जाता है कि वहाँ पे रिवर्बरेशन ना हो, ठीक है। तो कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम खुरदरा प्लास्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा कर्टन्स एंड कारपेट, वहाँ पे क्या करें, जगह जगह पर्दे वगैरह लगा दें, ठीक है। और कंप्रेस्ड फ्लाइट बोर्ड, तो दोस्तों स्टूडियो में ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड। चारों तरफ क्या होते हैं स्टूडियो में, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर्बरेशन हो ही नहीं पाता। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम ये सब चीज़ें कर लें तो रिवर्बरेशन नहीं होगा रूम में, ठीक है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है कि हम कहीं भी बोल रहे होते हैं तो वहाँ से क्या होती है, आवाज़ जो होती है अच्छे से नहीं आ पाती, आवाज़ वहीं पे रह जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, आवाज़ टकरा के वापस आ जाती है। तो इससे क्या होता है, आवाज़ गूंजती रहती है और हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। तो दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, तो दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इको यानी प्रतिध्वनि, ठीक है। हमें खुली जगह पर सुनाई देती है, यही थी इको यही थी, खुली जगह पर प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी, वही इको थी। तो दोस्तों ये जो इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, ये क्या होती है, एक हार्ट टेस्ट है, यानी जो हृदय रोगी होते हैं इनके लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होती है, जो अल्ट्रासोनिक्स वेव होती हैं इनकी मदद से क्या होता है, हार्ट के विभिन्न पार्टों में क्या होता है, वेव्स को भेजा जाता है, जिसका प्रतिबिंब क्या होता है हमें अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। तो दोस्तों इसमें ये क्या होता है, इसके लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, पराध्वनि का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी वेव्स क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस तरह की रेंज का उपयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजरिंग यूजिंग सोनार। तो दोस्तों सोनार क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है, सोनार मीन्स क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सोनार का मतलब क्या होता है, सोनार मीन्स होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों सिंपली जो सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोनार वो वाला सोनार नहीं, सोनार का उपयोग वहाँ पे किया जाता है, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से चलती है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है कि समुद्र के नीचे की जितने भी, समुद्र के नीचे क्या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा, कि इसका जो आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव।
यानी ये जो है समुद्र के अंदर की सारी गतिविधियों के बारे में पता कर लेता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इट प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स बिफोर द मेन शॉक्स। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो अर्थक्वेक होता है उसकी जो आवृत्ति होती है बहुत कम होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी से आता है, तभी जानवरों को पता चल जाता है, क्योंकि जानवर जो होते हैं बहुत लो फ्रीक्वेंसी को भी आराम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड 0 to 20 हर्ट्ज होता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। आपने अगर अभी तक हमें अन्य जगह पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।